मैं एक दिन उसके पास बैठी थी और उसने मुझसे कहा कि दीदी, मैं तो नहीं बन पाया कुछ और शायद मेरे पास समय भी कम है, लेकिन तू ज़रूर बनना। उसके 3 दिन बाद ही हमने उसको खो दिया। 9 अटेम्प्ट मैं अभी तक दे चुकी थी और सफलता हाथ में नहीं मिली थी। मुझे डिप्रेशन हो जाता है, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हूँ, वो मुझे नींद की गोलियाँ रिकमेंड करते हैं। अचानक से आँखों से आँसू आने लगे और सबसे पहले जो ध्यान आया, वो केवल एक शब्द था। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम नेहा पांचाल है और इस साल यूपीपीएससी 2024 वाले एग्ज़ाम में मैंने रैंक 1 हासिल किया है। जब भी मैं इस तैयारी में थी, मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी जोश टॉक के मंच से और आज मुझे ये मौका मिला है, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ पर अपनी कहानी लाखों एस्पिरेंट्स, लाखों महिलाओं तक अपनी कहानी पहुँचा पाऊँगी। ये जो कहानी है, ये स्टार्ट होती है 2002 के आसपास से। मेरा जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ। मेरे परिवार में मेरी माताजी, मेरे पिताजी, मेरी दादी, दादा और मेरा भाई और मैं। और एक हँसता-खेलता परिवार, जैसा कि एक मिडल क्लास फैमिलीज़ में होता है। पापा का ट्रक का बिज़नेस था, जिसमें हम जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जैसे बदरपुर, ईंट, इन सब का जो लोडिंग डिलोडिंग होता था, उस सब का काम था। और एक समृद्ध परिवार से मैं बिलॉन्ग करती थी। लेकिन जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 2005 और 6 के अंदर पापा को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा घाटा आ गया और हमारा जो दिल्ली में एक 200 गज का मकान था, बहुत अच्छा। उस समय 1970 में जब मेरे दादाजी आए थे, तो एक दिल्ली में मकान होना अपने आप में बड़ी बात मानी जाती थी। तो हम सब खुश थे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जब पापा का 2005 के अंदर बिज़नेस के अंदर लॉस हुआ, तो हमें वो अपना मकान बेचना पड़ा और हमने कहीं और एक दूसरी जगह पे अपना एक 50 गज का मकान ले लिया, जो कि विदाउट प्लास्टर का मकान था। हम जब उस मकान में गए, तो मम्मी जो थी, उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया और पापा ने एक छोटी-सी फैक्ट्री के अंदर जो है जॉब पकड़ लिया। धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हुई, पटल पर आने लगी। जो सोचा था कि वही अब फ़ाइनेंशियली थोड़ा-थोड़ा उभरेंगे, वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ठीक होने लगी थी। 2013 के अंदर मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था और ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में मैंने सोचा था कि अब मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करूँगी। जो एक घर की बड़ी बेटी या बड़ा बेटा, जो भी बड़ा बच्चा होता है, एक अंदर से उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मुझे अपनी फैमिली को सँभालना है। उसको कोई बोलता नहीं है, लेकिन अंदर से हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना उत्पन्न हो जाती है। मैं 2 किताबें खरीद कर लाई, एक लक्ष्मीकांत और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब। परंतु शायद भगवान ने कुछ और सोचा था। 2013 के अंदर ही भाई को ब्रेन ट्यूमर ग्रेड 4 डिटेक्ट होता है और डिटेक्ट होने के बाद मानो जैसे कि पैरों की ज़मीन खिसक गई हो। क्योंकि हमें सबको पता है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जो पूरे के पूरे परिवार को तबाह कर देती है। वो केवल एक व्यक्ति नहीं झेल रहा होता, वो पूरा परिवार झेल रहा होता है। और एक मध्यम वर्गीय परिवार, और अब तो हमारी स्थिति उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं थी, तो उतनी सेविंग नहीं थी कि हम इतना 30-40 लाख रुपए उसके ऊपर लगा सकें। परिवार में एक असमंजस थी कि वो मुझसे 6 साल छोटा था और हमेशा जो है सबका लाडला रहता था और उसको ऐसी बीमारी लगने के बाद मम्मी-पापा, दादा-दादी सब टूट चुके थे। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। पैसे का इंतज़ाम नहीं था क्योंकि अभी घर खरीदा था, उतनी सेविंग नहीं थी। एक छोटी-सी दुकान मम्मी की और पापा एक जगह नौकरी करते थे। केवल इतना ही, बस एक घर रोज़ की जीविका चलाने के लिए जैसा चाहिए होता है वैसा चल रहा था। सरकारी अस्पताल में गए, सरकारी अस्पताल में एक लंबी डेट दे दी गई। भाई को रोज़ तबीयत खराब हो रही थी, उसको रोज़ उल्टियाँ लग रही थी।
खाना नहीं खा पा रहा था, बहुत कमज़ोर हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसके बाद हमने उसका ऑपरेशन करा दिया। एक हॉस्पिटल है प्राइवेट वहाँ पर लगभग हमारा 30-40 लाख रुपए खर्च हुआ। अब बात आती है कि 30-40 लाख रुपए कैसे हमने जुटाया? हमने सबसे कहा कि हम जो हमारा करंट घर है उसको बेचकर आपका पैसा उतार देंगे। आप बस हमें फ़िलहाल के लिए कुछ समय के लिए पैसे दे दीजिए। हमने कर्ज़ पर पैसा उठाया, रिश्तेदारों से पैसे माँगे। एक समय ऐसा भी आया कि लोगों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया कि भई ये अगर फ़ोन कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि ये पैसे माँगने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। ऐसा भी समय आया। लेकिन किसी तरह पैसा जुटाकर उसका ऑपरेशन करा दिया। लगभग 3 साल हम इस परेशानी से जूझते रहे और इन सब में जो यूपीएससी की तैयारी थी, वो कहीं बंद हो गई। यूपीएससी की तैयारी तो बहुत दूर की बात थी, मैं अपने ग्रेजुएशन की तैयारी के फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दे पा रही थी। क्योंकि मम्मी-पापा भाई को लेकर बाहर जाते थे, डॉक्टर्स से मिलते थे और मैं घर पर सँभालती थी दादा-दादी को या कोई बहुत जब इस तरह की बीमारियाँ होती हैं तो आना-जाना घर में बहुत ज़्यादा होता है, वो सब सँभालना मैं घर पर थी। तो पढ़ाई का जो वो सपना था वो वहीं पर छूट गया था। उसके बाद हमें लगा कि ठीक हो जाएगा क्योंकि हम कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते अपने जो भी हमारे परिवार में लोग होते हैं कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा कि वो हमारे साथ नहीं रहेगा। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं। लेकिन साल 2015 ज़िंदगी का एक ऐसा टर्निंग इवेंट जिसने सबको तोड़ दिया। 2015 में जनवरी मुझे याद है वो बहुत ज़्यादा बीमार था और डॉक्टर्स ने बता दिया था कि वो हमारे साथ कुछ ही टाइम का मेहमान है। लेकिन हमारा मन नहीं मानता था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। 2015 के अंदर जनवरी के अंदर मैं एक दिन उसके पास बैठी थी और उसने मुझसे कहा कि दीदी मैं तो नहीं बन पाया कुछ और शायद मेरे पास समय भी कम है, लेकिन तू ज़रूर बनना। और मैंने उससे कहा कि नहीं तू पागल है क्या? ऐसा ऐसा नहीं होगा, तू भी बनेगा और मैं भी बनूँगी। लेकिन शायद उसको ये पहले से पूर्वानुमान हो गया था कि शायद वो अब कुछ समय का ही मेहमान है। लेकिन उस समय तो मैंने बहुत ज़्यादा उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि शायद वैसे ही बोल रहा है। बट शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। उसके 3 दिन बाद ही हमने उसको खो दिया। इस बीच जब भाई था उसी दौरान घर में ये डिसाइड हुआ कि मेरी शादी कर दी जाए। क्योंकि जो मम्मी-पापा थे और जो मेरे चाचा जी थे और जो भी परिवार वाले थे उनका ये मानना था कि हम जो भाई है मेरे विनीत नाम था उनका, कि उसके सामने ही हम शादी कर देंगे। मैं उस चीज़ के उस समय खिलाफ थी कि नहीं मैं अपनी फैमिली को सँभालना चाहती हूँ, कोई है नहीं, भाई भी बीमार है, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उनका ये मानना था कि भई उसके सामने अगर ये हो जाएगा तो उसको खुशी मिलेगी और यही चलते मैंने शादी को हाँ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये भी रहा कि शादी के 3 महीने पहले ही वो हमें छोड़कर चला गया। उसके बाद भी मैंने सोचा कि मैं मना कर दूँ फिर से, मैंने फिर से बात करी लेकिन शायद घर में सबको लगा होगा कि ये शादी होने से घर का माहौल बदल जाएगा और चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएँगी। मेरी 2015 में भाई जनवरी में गया था और अप्रैल 29 में मेरी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद एक नई फैमिली, नई ज़िम्मेदारी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सँभालूँ? क्या मैं नई फैमिली में फिट होने की कोशिश करूँ, उसमें घुलने-मिलने की कोशिश करूँ या जो मैं छोड़ कर आई हूँ, उनको ठीक करने की कोशिश करूँ? लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि शायद वो डिसीज़न अच्छा था, बिकॉज़ मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्होंने हमेशा मुझे इमोशनली सपोर्ट किया
क्योंकि मेरा जो ससुराल है और मायका है उसमें ज़्यादा दूरी नहीं थी, तो मैं आती जाती रहती थी, सँभालने की कोशिश करती थी। इसी बीच क्या होता है, जो मेरे दादाजी हैं, अगले ही साल सेम डेट जिस दिन मेरा भाई गया था, 23 जनवरी, सेम डेट पे अगले साल मेरे दादाजी भी चले जाते हैं। क्योंकि जब 17 साल का एक जवान बच्चा घर से जाता है, तो उसका जो दुःख है, उसकी जो पीड़ा है, वो सँभाल नहीं पा रहा था, परिवार पूरी तरह टूट चुका था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उनको एक साथ जोड़ूँ, क्योंकि मैं खुद में ही उस टाइम टूट चुकी थी। मेरे जो फ़ादर हैं, उनका उस समय मेंटल हॉस्पिटल इभास से इलाज चला। मेरी जो मम्मी हैं, वो भी नींद की गोलियाँ ले रही थी। दादाजी का निधन हो ही चुका था और ये सब करते-करते बीच में शादी हो गई। शादी के बाद मम्मी घर पे मम्मी, पापा और दादी, ये 3 लोग रह रहे थे और मेरी नई फैमिली। अब मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिससे मैं अपने दिल के इमोशंस बता पाऊँ, क्योंकि भाई-बहन जो होते हैं उनको हम अपने इमोशंस जल्दी बता देते हैं रादर देन मम्मी-पापा के। और अगर मैं अपनी ससुराल में इस तरह की बातें रोज़ करूँगी, तो उनको लगेगा कि ये हमारे साथ घुल-मिल नहीं रही है, ये पुरानी बातों को याद कर रही है, हर टाइम रोती रहती है। और अगर मैं घर जाकर मम्मी-पापा से बात करूँ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था। मुझे तो उनको और ज़्यादा समझाना था कि मैं हूँ आपके साथ। तो कोई नहीं था कि जिससे मैं एक इमोशनल बात कर सकूँ। मम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि उनको कैसे बाहर निकालूँ। 2015 के लास्ट में और 16 के शुरू में मैंने और मेरे पति ने ये डिसाइड किया कि हम एक बच्चा करके मम्मी को दे देंगे, ताकि मम्मी उसको सँभाल ले और उनको अकेलापन महसूस ना हो। और इसी के चलते 2016 दिसंबर में मेरी बेटी होती है, उसका नाम आरोही है। और मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी अब आप इसको सँभाल लीजिए, और ताकि इससे आपका मन लगा रहे। और शायद वो एक डिसीज़न बहुत अच्छा भी था। बेटी के घर में आने से क्या हुआ कि मम्मी का पूरा समय उस पर चला जाता था। पापा भी धीरे-धीरे अब एक नौकरी करने लगे थे। दादी थी घर में, दादी का भी थोड़ा समय उससे कट जाता था और मैं अपने ससुराल में अपना जीवन थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ा रही थी। लेकिन इस पूरी स्टोरी में वो जो मैंने जब स्टार्ट की थी ये स्टोरी, तब मैंने यूपीएससी से स्टार्ट की थी। शायद आप लोग भी बीच में भूल रहे होंगे कि यूपीएससी का क्या हुआ। लेकिन बीच में इतनी सारी घटनाएँ घटी कि मैं खुद ही भूल गई कि मेरा क्या सपना था और भाई से मैंने क्या वादा किया था। लेकिन 2018 में मैंने फिर से सोचा कि मैं फिर से अपना जो मैंने अधूरा अपना जो विज़न था, अपना जो लक्ष्य था, वो छोड़ा है, उसको मैं फिर से करूँगी। और इसी के ऊपर मैंने अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से डिस्कस किया कि मैं एक अटेम्प्ट देना चाहती हूँ यूपीएससी का। जब मैंने तैयारी शुरू की थी कॉलेज से पहले, मैंने वो पूरा वाक्यांश उनके सामने बताया और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा उनको मनाने में, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे बोला कि हम दोनों मिलकर कर लेंगे, तुम अटेम्प्ट दो नेहा। 2018 से मेरी तैयारी शुरू होती है यूपीएससी की। क्योंकि एक लंबा गैप हो गया था, 2013 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और 2018 अब आ चुका था। फिर से सब कुछ रीस्टार्ट करना था और किताबें और सब कुछ जो भी पढ़ा था वो अब दिमाग से मेरे निकल चुका था। लेकिन क्योंकि मैंने ठाना हुआ था कि मुझे 8 अटेम्प्ट देना है, स्टार्ट मैंने जब किया तो 8 अटेम्प्ट से ही किया था कि मैं 8 ही अटेम्प्ट दूँगी। 2018 में मैं करोल बाग जाती हूँ, ओआरएन जिसको हम सभी जानते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर। वहाँ जाती हूँ, कुछ किताबें खरीदती हूँ, स्टार्ट करती हूँ पढ़ना विदाउट किसी गाइडेंस के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के मैं लग जाती हूँ। 18, 19, 20 तीनों बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। उसके अलग-अलग रीज़न्स थे, सही से स्ट्रैटेजी नहीं पता थी कि कैसे करना है, कोई मेंटर नहीं था। मैंने किसी भी तरह की कोचिंग नहीं ली थी।
कोचिंग ना लेने का रीज़न ये था कि मेरे पास समय वैसे ही कम था। घर की ज़िम्मेदारियाँ, बेटी को स्कूल भेजना, हालाँकि वो मम्मी के पास रहती थी लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे भी कुछ फ़र्ज़ थे कि एज़ अ मदर मैं उसको एक अच्छा चाइल्डहुड प्रोवाइड करवा सकूँ। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं कोचिंग नहीं लूँगी, उस समय को मैं अपनी सेल्फ स्टडी में चेंज करूँगी। लेकिन वो प्लान शायद उस टाइम सक्सेसफुल नहीं हुआ। 2021 में मैंने यूपीएससी का प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और मैं इंटरव्यू तक गई। उस समय ये लगा कि शायद अब भगवान जो है साथ है मेरी मेहनत के और इस बार मैं कर जाऊँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2021 वाले अटेम्प्ट में मैंने इतना अथक प्रयास किया था कि मेरे ये जो हाथ हैं ये घिस रहे थे, इतना ज़्यादा मेंस आंसर राइटिंग किया था। जब मैं पेपर देने गई थी तो मैं हाथ में पट्टी बांधकर अपना मेंस का जो आंसर शीट है वो लिख कर आई थी। मुझे आज भी याद है, वो फ़ोटो आज भी मेरे पास है। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे लगा कि इससे ज़्यादा तो अब मेहनत कोई कर ही नहीं सकता, मेरा तो नंबर आ जाएगा। आई वाज़ वेरी श्योर। रिज़ल्ट आता है 2022 के अंदर रिज़ल्ट आता है, 2 नंबर से मेरा फाइनल लिस्ट से मैं आउट। एक पेपर में मेरे थोड़े कम नंबर थे मेंस में, बाकी सब में सही थे और 2 नंबर से आउट होना इज़ लाइक कि शायद ईश्वर चाहता ही नहीं है। इतने प्रयास के बाद, जैसे-तैसे जुटने के बाद, लगातार फेलियर्स के बाद मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँची और वहाँ से निकल कर आ गई। एक बहुत डिप्रेशन वाला ईयर मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, क्योंकि इस तरह की जो पढ़ाई होती है, वो केवल एक स्टूडेंट की या एक कैंडिडेट की नहीं होती, वो पूरी फैमिली की होती है। और अगर आप मैरिड हैं, तो उसमें सबका सपोर्ट चाहिए। आपके इन-लॉज़ अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो घरवाले हैं, आपका जो हस्बैंड है, उन सबका सपोर्ट चाहिए। मुझे डिप्रेशन हो जाता है, मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हूँ, वो मुझे नींद की गोलियाँ रिकमेंड करते हैं कि आपके अंदर जो है नींद की प्रॉब्लम चल रही है, आप शायद ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इस वजह से आपका जो है 6 महीने का कोर्स चलेगा। वो कोर्स चलता है, उस कोर्स के चलते हुए आप समझ सकते हैं कि अगर नींद ज़्यादा आएगी तो आप पढ़ भी नहीं पाएँगे। तो मैं अपनी जो आगे वाली पढ़ाई थी उसमें भी मुझे बहुत परेशानियाँ आई, मैं नींद की गोली ले लेती थी और जल्दी सो जाती थी। 2023 के अंदर 2023 के अंदर जब मैं दोबारा से अटेम्प्ट देने के लिए सोच रही थी, हालाँकि मैं पूरी तरह गिव अप कर चुकी थी। मैं ये मान चुकी थी कि शायद मुझ में उतना कैलिबर नहीं है या यूपीएससी इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन उस समय मेरे पूरे परिवार ने, स्पेशली मेरी मदर और मेरे जो हस्बैंड हैं, उन्होंने फिर से मुझे उठाया और कहा कि आप दोबारा करो, इस बार आपका होगा। अगर मुझे 2023 में नहीं उठाया गया होता, नहीं कहा गया होता कि नेहा तुम कर लोगे, तो शायद मैं नहीं करती, मैं छोड़ देती। 2023 में जब मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया और तब मेरा दोबारा से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन 2024 में फिर मैं ये डिसाइड कर चुकी थी कि मैं यूपीएससी के साथ-साथ अपने जो स्टेट पीसीएस है उनको भी दूँगी और 2024 के चलते ही मैंने यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया और 2024 में मेरा रैंक 1 आया है, आप सभी को पता है। 2022 में जब क्लियर नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ गया, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया तो उन्होंने नींद की गोलियाँ रिकमेंड करी और 6 महीने का लगभग मेरा इलाज चला। फिर से स्टार्ट करना था तैयारी, लेकिन क्योंकि एक लंबा समय हो गया था, अब परिवार की तरफ से भी, रिश्तेदारों की तरफ से भी ताने सुनने को मिलने लगे थे कि इतना लंबा समय हो गया तैयारी करते-करते, कब तक पढ़ोगे तुम? अब जब बच्चे सँभालने की उम्र है, तब तुम अपनी पढ़ाई सँभाल रहे हो। कभी-कभी जब मुझे ये लगता था कि मैं बैकअप पीछे अपना कदम ले लेती हूँ, तो मुझे भाई की वो बात याद आ जाती थी कि तुझे ऑफ़िसर बनना है। मैं उसको भी नहीं झुठला पा रही थी। वो एक मोटिवेशन बन गया था मेरे लिए। इसी के चलते मैंने फिर से अपना 23 के अंदर अटेम्प्ट दिया, 24 के अंदर अटेम्प्ट दिया यूपीपीएससी के अंदर। 2023 में फेलियर देखने के बाद डिसाइड किया कि फिर से लगेंगे। यूपीपीएससी की भी तैयारी साथ में चल रही थी और यूपीएससी की तैयारी भी चल रही थी।
9 अटेम्प्ट मैं अभी तक दे चुकी थी और सफलता हाथ में नहीं आई थी। तो अब बात करते हैं 2024 की। 2024 में मैंने यूपीएससी का भी अटेम्प्ट दिया और यूपीपीएससी का भी अटेम्प्ट दिया। मेरा प्री मेंस दोनों क्लियर हो गया और अब इंटरव्यू वाले दिन मुझे जाना था। बहुत ज़्यादा खुश थी, मम्मी सब खुश थे कि फाइनली अब एक बार फिर से इंटरव्यू देने के लिए मिलेगा। और थोड़ा-सा इंटरव्यू का भी मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ उस दिन क्या हुआ। मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी अपने इंटरव्यू वाले दिन और जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में घुसी, मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आप माँ शब्द से क्या समझते हैं? मैं खुद एक माँ हूँ, तो एक अच्छा जवाब मैंने देने की कोशिश की और शायद वो लोग इस बात से खुश भी हुए। मैंने उन्हें बताया कि माँ शब्द में सब कुछ निहित है। माँ से पूरा संसार है, माँ से पूरा जो देश का विकास हो सकता है, घर का विकास हो सकता है और इस बात से वो बेहद खुश हुए और शायद मुझे लगता है कि इंटरव्यू में इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा होगा। अब बात आती है रिज़ल्ट वाले दिन की। इंटरव्यू हो चुका था, रिज़ल्ट का वेट था, लेकिन क्योंकि मैं 2025 का भी यूपीपीएससी का प्री क्लियर कर चुकी थी और मेंस देने के लिए लखनऊ में ही थी, मैं दिल्ली में नहीं थी। मैं दोबारा से मेंस दे रही थी। ऐसी अटकलें चल रही थी कि रिज़ल्ट आने वाला है मेंस के बीच में ही। 2 पेपर मैं दे चुकी थी और नेक्स्ट डे मुझे पेपर देने के लिए जाना था। तो हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड एक होटल में रुके थे और हम लोग सो चुके थे बिकॉज़ नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देना था, तो डेफ़िनेटली एक अच्छी नींद चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले। रात को करीब 1 बजे मेरे हस्बैंड जो है वो वॉशरूम जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं एक बार रिज़ल्ट चेक कर लेता हूँ, क्या पता आ ही गया हो। तो उन्होंने रिज़ल्ट देखा, गूगल उन्होंने किया तो उस पे लिखा आया कि नेहा पांचाल रैंक 1। जैसा उन्होंने मुझे बताया, उन्हें लगा कि चैट जीपीटी ने कुछ प्रॉम्प्ट ले लिया है, क्योंकि वो बार-बार रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं तो शायद नेहा पांचाल इसीलिए वो दिखा रहा है, मतलब उनको विश्वास नहीं हुआ। और उनके पास मेरा रोल नंबर नहीं था। तो अब वो कैसे कन्फर्म करें कि ये नेहा पांचाल मैं ही हूँ, बिकॉज़ नेहा पांचाल किसी का भी नाम हो सकता है। और वो मुझे उठाना नहीं चाहते थे ये सोचकर कि अगर ये सच में इसका नाम नहीं हुआ तो कल वाला मेंस खराब हो जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने मेरी मेल आईडी मेरे फ़ोन से निकाल कर रोल नंबर ढूँढा और चेक किया और उसके बाद वो इतना तेज़ चिल्लाए होटल के अंदर ही और मेरी एकदम से आँख खुली। मुझे लगा कि शायद घर में, मतलब होटल में चोर आ गया है, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। अचानक से जब आप एब्रप्टली उठते हैं तो पिछला फ्लैशबैक भूल जाते हैं कि अच्छा रिज़ल्ट आने वाला था। और उन्होंने चिल्लाते हुए बोला रैंक 1 रैंक 1। और मैं उनसे बोल रही हूँ कि रैंक 1 का क्यों बता रहे हो? मेरे रिज़ल्ट का क्या हुआ? आप ये बताओ। तो उन्होंने बताया कि अरे रैंक 1 तुम्हारा ही है नेहा। एंड आई वाज़ शॉक्ड, मैं स्तब्ध थी, क्योंकि इतने फेलियर्स के बाद मुझे ये लग रहा था कि पीडीएफ में कहीं नाम आ जाए बस। ऐसी पेपर अच्छा गया था, बट ऐसी तो आशा नहीं थी कि रैंक 1 आ जाएगा। और जब आप इतने फेलियर्स देख लेते हैं, लाइफ में लगातार फेलियर्स देखे, 2 नंबर से रुके, तो आप आशाएँ करना बंद कर देते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होना बंद कर देते हैं। एक एक्साइटमेंट वाला जो फैक्टर था, वो अब चेंज हो गया था एक साइलेंस वाली हैप्पीनेस में। मैं स्तब्ध हो गई। मुझे लगा कि ये क्या हुआ? अचानक से आँखों से आँसू आने लगे और सबसे पहले जो ध्यान आया, वो केवल एक शब्द था कि भाई मैंने कर दिखाया। जो सपना उसके बिना पूरा हो रहा था। वो होता सामने तो बहुत ज़्यादा खुशी होती, लेकिन मुझे पता है वो वहाँ भी खुश होगा देखकर। सबसे पहले मम्मी को फ़ोन किया, रात के 1:30 बजे थे और ज़्यादातर हम अगर रात को किसी को कॉल करें तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि कुछ दिक्कत हो गई, कुछ परेशानियाँ हो गई। मम्मी ने एकदम फ़ोन उठाकर बोला कि क्या हुआ? तेरी तबीयत ठीक है? मैंने कहा कि मम्मी क्लियर हो गया एग्ज़ाम, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मम्मी रैंक 1 आया है। और रैंक 1 सुनकर तो जैसे अक्सर माताएँ होती हैं, ईश्वर का धन्यवाद और बहुत ज़्यादा एकदम
इमोशनल मोमेंट है, उसको बयां करना भी मुश्किल है, क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी तो सब कुछ फ़ोन पे ही चल रहा था, मैं लखनऊ में थी। और फिर जब मैं घर आई, मम्मी से, पापा से, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वो सब जो ज़िंदगी में देखा, इतने उतार, इतने चढ़ाव, बहुत अच्छे परिवार से थी, समृद्ध थी, फिर घर बिका, पापा का बिज़नेस लॉस हो गया था, फिर दोबारा घर लिया, फिर भाई को कैंसर हो गया, फिर दोबारा घर बेचा। तो ज़िंदगी में इतने ज़्यादा उतार-चढ़ाव थे कि ये खुशी मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे अ, बहुत दिनों की प्यास मिटी हो। एक जीवन में सक्सेसफुल तो हुई, उसकी तो खुशी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने माँ-बाप का जो है सपना, अपने भाई का सपना भी पूरा कर पाई, वो भी मेरे लिए मेरे लिए मैं खुद से अपने आप में गर्व महसूस करती हूँ अपने लिए कि मैं कुछ कर पाई। जहाँ हम ये सोचते हैं कि शादी के बाद महिलाएं केवल घर-बार सँभालती हैं, बच्चों को सँभालती हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको जीवन में कुछ करना है, आपको अपना एम पूरा करना है, तो वो लाइफ़ की किसी भी स्टेज पे आप पूरा कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे।